आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इट्स रिलेटेड टू कैंसर। और इस महीने हम हेल्थ केयर की कैंपेन रन कर रहे हैं और इसके ही रिलेटेड आपसे हमारा पॉडकास्ट था। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड डिस्कसिंग अबाउट द कैंसर। सो Yeah, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, देन वी कैन स्टार्ट विद पॉडकास्ट। thank you, Sama. Thank you for having me. So basically, I'm like really excited to be on this podcast and discuss about and spread awareness about cancer. So basically, my name is Dr. Lukman, and I'm currently working as a house officer in CMH Bahawalpur. And I just graduated in like 2022. And you can ask me anything you want about cancer, and I'll be happy to share it with you and your audience. बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। और हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमारा मैं स्टार्ट करता हूँ अपने क्वेश्चंस से। थोड़ा सा हमें कैंसर के बारे में बताएं और मुझे थोड़ा सा बताएं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स क्या कॉमनली हैं। ठीक। तो बेसिकली कैंसर जो है वो एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, ठीक है, एक सिंगल डिजीज नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी भी लाइक ऑर्गन के या किसी भी बॉडी पार्ट के सेल्स जो होते हैं, क्योंकि हमारी हर चीज़ सेल से बनती है, ऑर्गन्स वगैरह, उनकी अगर डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए, जैसे वो अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो उसको कैंसर कहते हैं बेसिकली। ये किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। और आजकल तो ये लाइक बहुत नॉन है बेसिकली लाइक। तो जो दो मोस्ट कॉमन जो कैंसर्स हैं आजकल जिस जगह के, वो हैं मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं। तो मेल्स में जो सही। मोस्ट कॉमन है वो है लंग कैंसर, और जो फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो सेकंड राइट। नंबर पे फीमेल्स में लंग कैंसर ही आता है। तो बेसिकली ओवरऑल लंग कैंसर मोस्ट कॉमन है, लेकिन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन। ओके। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि कैंसर डेंजरस क्यों है और इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस क्या हैं। अच्छा, तो बेसिकली कैंसर जो है, आ, जैसे कि हर बंदे को पता है कि लाइक कैंसर जो एक लीथल डिजीज है, ठीक है। किसी को भी अगर कैंसर होता है तो बेसिकली उसको डेथ से रिलेट किया जाता है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी चंद वजूहत हैं कि जैसे इसका जो है प्रोग्नोसिस, बेसिकली जो इसकी ट्रीटमेंट है वो लाइक बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक आपको नहीं पता कि आपके कितने परसेंट चांस होता है सर्वाइवल का। इनफैक्ट कि डॉक्टर्स को भी नहीं पता, क्योंकि इस पे रिसर्च तो हो रही है, लेकिन हमारे पास डाटा तो यही बताता है कि लाइक अगर किसी को कैंसर डेवलप हो जाए, फुली कैंसर डेवलप हो जाए, तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसका पूरा प्रोग्नोसिस होता है। दूसरा ये है कि ना, इसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है, ट्रीटमेंट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को इससे बहुत खतरा होता है। क्योंकि आपको पता है मेडिसिन जो है वो ऑब्वियसली लोकल तो बनती नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल। और जो बनती है उनकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पुअर पीपल अफोर्डिंग नहीं होते। तीसरी बात यह है कि ना, ये जो सारा होता है गेम होती है, पेशेंट की विल पावर पे डिपेंड करती है। आपको पता है किसी भी अगर लाइक फैमिली में किसी मेंबर को भी कैंसर डायग्नोज हो जाए, या उसको खुद को कैंसर हो, तो उसके ऊपर क्या असर होता है, तो उसकी लाइक जीने की विल ही खत्म हो जाती है वहीं पर ही। तो बेसिकली ये राइट। तीन चार चीजें जिसकी वजह से कैंसर जो है लाइक एक बड़ी डेंजरस बीमारी कंसीडर की जाती है। सही। मुझे आप थोड़ा से कैंसर जो पाकिस्तान में कॉमन कैंसर हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो पाकिस्तान में भी बाकी तमाम दुनिया की तरह सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर लंग कैंसर है। और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर आता है जो कि फीमेल्स में होता है। उसके बाद प्रोस्टेट, और फिर कोलन का कैंसर आता है जो कि हमारे स्टमक वगैरह का कैंसर होता है। तो जो लंग कैंसर है उनकी तो मेन वजह से हमें पता है सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है। राइट। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो हमारे पास फीमेल्स में ऑब्वियसली लाइक 40 के बाद ब्रेस्ट कैंसर का चांस बहुत बढ़ जाता है। और फीमेल्स में बेसिकली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी चांस बहुत बढ़ जाता है। जिसमें हमारे प्रोस्टेट कैंसर है वो भी ओल्ड एज में होता है। और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा आता है फिर सबसे आखिर पाकिस्तान। राइट। राइट। अब मुझे बताएंगे कैंसर के अबाउट इज इट ट्रांसफर डिजीज, मतलब ये फैमिली में रन करती हैं और फैमिली हिस्ट्री इसमें इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो बेसिकली कैंसर में जो है फैमिली हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कैंसर है फैमिली में ही रन करता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की फैमिली में हिस्ट्री ना हो और उसको कैंसर हो जाए, लेकिन अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है तो उसको एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कैंसर्स हैं जो कि इन जीन्स में ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी फीमेल की रिश्तेदारों में कोई ब्रेस्ट कैंसर की डिजीज है, तो फिर उसको लाइक एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए कि उसके अंदर भी डेवलप होने का चांस होता है। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जो कि लाइक रेंडमली लोगों को अफेक्ट हो सकते हैं ड्यू टू म्यूटेशंस। वो इन स्पाइट ऑफ एनी जेनेटिक कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं। सही। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हाउ मच डाइट, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अफेक्ट चांसेस ऑफ डेवलपिंग कैंसर। तो बेसिकली जो पहले तो ये माना जाता था कि जो कैंसर होता है बस वो लाइक एज ए जेनेटिक होता है, या फिर जिसको होता है वो उसकी कोई हमें वजह नहीं पता थी। लेकिन अब रिसेंट जो एडवांसेस आए इन स्टडीज़ वगैरह में, उसके अंदर ये है कि आपकी फिजिकल जो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह है, जो आपकी डाइट है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी रोल प्ले करता है कैंसर डेवलपमेंट।
क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि अगर कोई बंदा, तो जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग की वजह से, जैसे इन्वायरमेंटल स्मोकिंग की वजह से आपका लंग कैंसर का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। इसी तरह अगर कोई बंदा अल्कोहल कंजप्शन करता है तो उसका कोलोरेक्टल का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कार्सिनोमा का। ठीक है, तो ये कुछ इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं जिनको अगर हम लोग कंसीडर करें तो उनकी वजह से कैंसर होता है। क्योंकि पुराने ज़माने में स्मोकिंग नहीं होती थी तो इसकी वजह से इनका कैंसर का इंसिडेंस भी कम था। तो बेसिकली अगर हम लोग एक बैलेंस डाइट रखेंगे, स्मोकिंग वगैरह या फिर इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, और तो फिर हम लोग कैंसर का चांस रिड्यूस कर सकते हैं। सही हो गया। आजकल जिस तरह से इसकी प्रिवेंशन के पे काम किया जा रहा है और कुछ वैक्सीन्स भी आ रही हैं जो उसको प्री कंट्रोल कैंसर को कर रही हैं, तो उसके बारे में आप मुझे बताएंगे? जी, तो बेसिकली आजकल जो है कैंसर का लाइक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन फैल रही है पूरी दुनिया में कैंसर के बारे में। तो कुछ कैंसर जो है उनकी लाइक वैक्सीन अवेलेबल हैं ताकि उनको प्रिवेंट किया जा सके। जैसे लिवर कैंसर है, लिवर कैंसर अगर हेपेटाइटिस बी की वजह से होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस होता है सबको पता है, उसकी वजह से अगर उसको हम वैक्सीन के जरिए कंट्रोल करें तो उससे लिवर कैंसर को से बचा जा सकता है। इसी तरह एक होता है सर्वाइकल कैंसर, बेसिकली ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मोस्ट कॉमन। एक एचपीवी वायरस होता है जो कि ये कॉज करता है। तो अगर सही। एचपीवी वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं फीमेल में तो फिर ये इससे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी तरह गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा होता है, कैंसर जो कि स्टमक का कैंसर होता है। अगर इसके अंदर हम लोग, एक बैक्टीरिया होता है हमारे स्टमक के अंदर, उसको एच पाइलोरी कहते हैं, अगर उसके खिलाफ हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो उस कैंसर से भी बचा जा सकता है। तो ये चंद कैंसर की एग्जाम्पल है जिनको एंटीबायोटिक से प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर वैक्सीनेशन के जरिए प्रिवेंट किया जा सकता राइट। मुझे कैंसर के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसके बारे में बताइएगा, और स्टेज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मायने रखता है कि अगर किसी को स्टेज 4 का हुआ है तो इस मतलब उसके चांसेस कम होते हैं, तो इसके बारे में ब्रीफली मुझे बताएं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो कैंसर होता है, बेसिकली हमने देखना होता है कि कैंसर कितना बॉडी में फैल गया। ठीक है, क्योंकि कैंसर जब स्टार्ट होता है तो उसका साइज कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया सेल्स की डिवीजन होती है बेसिकली अनकंट्रोल्ड। तो राइट। अगर डिवीजन में नहीं हुई थी ना, डिवीजन नहीं, अभी कैंसर का साइज छोटा है, तो उसको हम स्टेज 0 से स्टेज 4 तक रैंक करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितना ज़्यादा स्टेज होगा उतनी ज़्यादा डिजीज एडवांस हो चुकी हो। तो स्टेज 4 है, इसके अंदर ये होता है कि डिजीज जो है मेनली डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाती है। जैसे कि लंग में अगर कैंसर था तो स्टेज 4 कैंसर का मतलब यह है कि लंग से वो कैंसर निकल के आपकी बॉडी में कहीं और चला गया। वो कहाँ गया है, वो किसी आपके लिम्फ नोड या आपके ब्रेन में कहीं भी जा सकता है, बेसिकली आपके स्टमक में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो कैंसर स्प्रेड हो गया, तो अगर स्प्रेड हो गया तो फिर उसकी ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, ज़्यादा मुश्किल होती है, उसका प्रोग्नोसिस उतना ही पुअर होता है जितनी स्टेज ज़्यादा हो। सही। और स्टेज 4 में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि स्टेज 4 में पेशेंट की क्या कंडीशन होती हैं और वो क्योरेबल होता है या नहीं होता? अच्छा, तो बेसिकली ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ वेरी करती है। कुछ कैंसर्स होते हैं जो कि बिल्कुल अनडिटेक्टेड जाते हैं, लाइक जब वो डायग्नोसिस होते हैं तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, स्टेज 4 भी पास हो चुका होता है, फिर वो डेडली कैंसर्स होते हैं। और कुछ होते हैं लाइक जो उनको सिम्टम्स आते हैं, तो इन जनरल जो सिम्टम्स आ सकते हैं किसी स्टेज 4 के पेशेंट को, वो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। उससे ये होगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, उसको भूख नहीं लगेगी, और उसका लाइक सारा जो है फैट और मसल मैस कम हो जाएगा, सुक्कर जाएगा बेसिकली उसका जिस्म। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी, उसको बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। ठीक है, पेन इन एंड बॉडी हो सकता है, जहाँ पे इस ऑर्गन में आपका कैंसर स्प्रेड हो गया उस जगह पे बहुत शदीद किस्म का पेन हो सकता है। तो ये, और हेयर लॉस भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि आपका कैंसर फैल गया। कैंसर बेसिकली रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पे ज़्यादा असर करता है, जिसकी वजह से आपका ये सारे आ सकते हैं सिम्टम्स। सही। मुझे कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताइएगा विच अवेलेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड और पाकिस्तान में। बेसिकली अब तो कैंसर की बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट आ चुकी है, तो इट्स नॉट लाइक के कैंसर को मैनेज नहीं किया जाता, कैंसर को जरूर मैनेज किया जा सकता है। तो इसकी चंद एक जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें ओके। सबसे पहले आता है सर्जरी आती है, कि जो पार्ट, अगर किसी स्टेज 0 या स्टेज 1 का कैंसर है और उसका साइज कम है तो उसको हम डायरेक्ट सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो उसमें ये होता है हम लोग जो पार्ट उसका कैंसर वाला होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब बॉडी से निकाल देते हैं। उसके बाद आती है कीमोथेरेपी। अब अगर कैंसर स्प्रेड हो गया या फिर किसी पेशेंट में सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए हम उनको एज एन एंटी कैंसर एजेंट्स देते हैं। वो हम लोग उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, जो कि उस जगह पे जाके ऐड करते हैं जहाँ पे वो सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं। तीसरी चीज़ है रेडिएशन थेरेपी। उसके अंदर ये है कि हम बाहर से पेशेंट को रेडिएशन देते हैं और वहाँ से जो कैंसर सेल्स हैं उनको मारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आगे जो नई मॉडलिटीज आई हैं उनके अंदर इम्यूनोथेरेपी है और टारगेटेड थेरेपी है। फिर हार्मोन थेरेपी भी आती है, और आगे आगे और मेडिसिन भी काफ़ी सारी आ रही हैं। सही। आपने डिफरेंट इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस की, मुझे थोड़ा सा बताएंगे
आफ्टर इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जी ट्रीटमेंट्स बिल्कुल। के बाद? तो सबसे ज़्यादा लाइक यही होता है कि हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई कैंसर है उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, जैसे कीमोथेरेपी हो रही है, तो पेशेंट साइड इफेक्ट्स ही बर्दाश्त नहीं कर सक रहा होता, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ऐसी हम ड्रग्स दे रहे होते हैं जो कि आपके सेल्स को मारती है। तो जहाँ तक कि ये कैंसर सेल्स पे एक्ट करेगी, वहाँ पे ये नॉर्मल सेल्स पे भी एक्ट करती है, क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं है जो कि सिर्फ कैंसर सेल्स को मारे और नॉर्मल सेल्स को छोड़ दे। अगर हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसका दूसरे सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि ना, हमारे जो मिलनी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे स्टमक के सेल्स होते हैं, या इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, स्किन के सेल्स होते हैं, या फिर हम लोगों को हेयर्स होते हैं जैसे, तो ये उन पर जाके भी एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा सही। नोजिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और स्किन रैशेस वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं कीमोथेरेपी के। लेकिन कुछ नई ड्रग्स ऐसी आई हैं इम्यूनोथेरेपी वाली, जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली उस जगह पे एक्ट करते हैं जहाँ पे कैंसर होता है। तो इसकी तरफ आगे काम जारी है। तो बेसिकली देखते हैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह ऐसा भी वक्त आएगा कि कैंसर फुली ट्रीटेबल होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि हमारी ऑडियंस ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें सुन रही हैं, तो उसमें हमारे कुछ पेशेंट्स होंगे, कुछ उनकी फैमिलीज़ जी होंगी और वो एक मुख्तलिफ जिनको हुआ है, वो मुख्तलिफ एक स्टेजेस से गुज़र रहे होंगे और बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है मोटिवेशन, विल पावर उनकी कम होगी हम्म। और उसके बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे जो पेशेंट्स हैं? हम्म। देखें, कैंसर जो है खतरनाक बीमारी है, तो इसका तो हर बंदे को पता है। ठीक है, अब अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी फैमिली मेंबर या फिर आप ही अगर इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये है कि आपने ना उम्मीद नहीं होना। ठीक है, अल्लाह अल्लाह की रजा से समझें इसको। ठीक है, अल्लाह की मर्जी से नहीं, और उसके खिलाफ आपने फाइट करना है। ठीक है, आप अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पेरेंट्स का, उनकी विल पावर देखें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, और उनको बताएं कि ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और इतना ज़्यादा गूगल वगैरह पे यकीन ना करें कि आप गूगल पे सर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि इसका कितना परसेंट चांस है सर्वाइवल का या डेथ का। आप अपने डॉक्टर्स पे यकीन रखें और अपनी ट्रीटमेंट पे यकीन रखें और खुदा से दुआएं मांगें, और इंशाल्लाह इस आपके लिए बेहतर ही होगा। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि इसके अंदर जो है, अगर आपने हाथ खड़े कर दिए इसके सामने या फिर सर झुका दिया, तो जाहिर सी बात है इसका बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी फाइट करेंगे इसके अपने से, तो कम अज़ कम आप इसके अंदर आपके लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं, और आपके साथ वाले भी हैं वो भी सुकून में रहेंगे। और उनको बिल्कुल। तसल्ली दें सबको, सबसे बड़ी बात तो ये है। उन सबकी काउंसलिंग करनी, उसके काउंसलिंग ही मेन पार्ट प्ले करती है बेसिकली। एग्जैक्टली। बिल्कुल आपने सही मेंशन किया कि इसमें अवेयरनेस और इसमें विल पावर बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करती हैं फैमिलीज़ के लिए और पेशेंट्स के लिए। और अगेन थैंक यू सो मच, आपने इन डिटेल कैंसर को डिस्कस किया, उसकी डिफरेंट स्टेजेस को, ट्रीटमेंट को, क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं और पेशेंट किस तरह से उसमें गुजर रहा होता है। और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, अ, कुछ चीज़ें मैं जी जी आपसे इसमें शेयर करना चाहूँगा से अपनी तरफ से जी बेसिकली। बिल्कुल। तो ये है कि अगर लाइक आपको लाइक बेसिकली हर बंदे को आजकल के ज़माने में प्रोएक्टिव होना चाहिए। बहुत से स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं और राइट। डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, कि आप अपने आप को अर्ली डिटेक्शन कर लें बेसिकली। क्योंकि बिल्कुल। कैंसर से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप प्रिवेंट कर लें उसको पहले से होने से। जैसा कि आप हम लोगों ने स्टेजेस की बात की इन डिटेल, तो बेसिकली कैंसर से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसकी अर्ली डिटेक्शन करें। अगर आप उसको स्टेज 1 पे पकड़ लें, तो फिर आपका बेसिकली जान भी बच सकती है किसी पेशेंट की। ठीक है, तो जी। उसके कुछ स्क्रीन टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे MRI, CT स्कैन वगैरह। तो बेसिकली मैं तो लाइक ये तो जनरल गाइडलाइन है, अमेरिका में भी राइट। ये गाइडलाइंस हैं कि हर वुमेन आफ्टर 40 years ऑफ एज अपना चेकअप जरूर करवाए फॉर ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ठीक है, बिल्कुल। इरिस्पेक्टिव कि उसकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, क्योंकि इससे फायदा ही होगा, इसका नुकसान कोई नहीं है। इसीलिए अपने बिल्कुल। डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहें, अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें, ताकि अगर कोई भी इस तरह की बीमारी हो तो आपको पहले पता लग जाए। और यही बहुत ज़रूरी है, और यही एक तरीका है कि इससे आगे इस बीमारी से बचा जा सके। एग्जैक्टली। और अर्ली स्टेज पे अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, इट्स जी जी क्योर फ्रॉम फर्दर स्टेजेस। एंड थैंक यू, आपने ये थैंक ऐड यू। ऑन किया, स्पेशली हमारे ऑडियंस जो हमें हम्म। सुन रही हैं। तो इंशाल्लाह उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट्स के, हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में, तो वो इससे फ़ायदा उठाएं इस पॉडकास्ट से। हाँ भाई। थैंक यू।